हेलो स्टूडेंट। आज हम संप्रभुता के दूसरे लेक्चर की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा था कि संप्रभुता का अर्थ एक सर्वोच्च शक्ति से लिया जाता है, एक ऐसी शक्ति जो किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या एक राज्य में निहित होती है और वह शक्ति सभी उसके राज्य के भीतर आने वाले सभी संस्थाओं को, सभी समूहों को, सभी व्यक्तियों को आदेश देने का काम करती है। वह संप्रभुता कहलाती है। पिछली क्लास में हमने संप्रभुता के अर्थ, उसके पक्ष, उसकी विशेषताओं के साथ साथ नॉमिनल एंड रियल सॉवरेंटी की चर्चा की। उसके बाद हमने लीगल सॉवरेंटी की चर्चा की। उसके बाद हमने पॉलिटिकल सॉवरेंटी की चर्चा करने के बाद डी जीरो एवं डी फैक्टो के बारे में अध्ययन किया। इस क्लास में हम लिमिटेड सॉवरेंटी यानी कि सीमित प्रभुसत्ता से अपनी बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मीनिंग ऑफ लिमिटेड सॉवरेंटी अर्थात सीमित संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। जैसा कि हमने संप्रभुता की विशेषताओं में पढ़ा था कि संप्रभुता निरंकुश और असीमित होती है, अर्थात यह राज्य के क्षेत्र में राज्य से श्रेष्ठ कोई अन्य शक्ति नहीं होती और राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। उस पर विभिन्न प्रकार के लिमिटेशंस पाए जाते हैं। उन लिमिटेशंस के कारण ही संप्रभुता एक सीमित दायरे में रहकर अपना प्रभाव और काम करती है। वो लिमिटेशंस क्या क्या हैं, उनका अध्ययन हम आने वाले बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। सबसे पहला लिमिटेशंस आता है लिमिटेशंस ऑफ नेचुरल एंड डिवाइन लॉ, अर्थात प्राकृतिक और दैवीय कानून, ईश्वरीय कानून। प्राकृतिक कानून वे होते हैं जो प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे प्रकृति की एक निश्चित गति होती है, प्रकृति में दिन और रात की एक निश्चित समानता होती है, उनका एक निश्चित अनुपात होता है। इसी तरह से ईश्वरीय कानून का मतलब नैतिकता से है कि समाज में कौन कौन से नैतिक नियम होते हैं। इसी प्रकार इन्हीं आधारों पर कोई भी संप्रभु सीमित किया जाता है। जो हमारे धार्मिक ग्रंथों द्वारा नियम बनाए जाते हैं उनको हम दैवीय कानूनों में रखते हैं और जो नैतिक आचरण होता है उसे हम प्राकृतिक कानूनों में रखते हैं। तो कोई भी संप्रभु इन दैवीय कानूनों का, इन धार्मिक ग्रंथों के कानूनों का और नैतिक आचरणों का उल्लंघन नहीं कर सकता, अर्थात उनकी संप्रभुता को इन कानूनों के आधार पर सीमित किया जाता है। दूसरा बिंदु है इसमें लिमिटेशंस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान के द्वारा प्रतिबंध। छात्रों, किसी भी संप्रभु राष्ट्र के शासन को चलाने के लिए एक निश्चित नियमों की व्यवस्था की जाती है। वो नियम, उन कानूनों का समूह उस राज्य का संविधान कहलाता है। संविधान में सभी व्यक्तियों को, सभी सरकारों को एक सीमित मात्रा में शक्तियां प्रदान की गई हैं। उन पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के नियमों द्वारा प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। जैसे भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में आम जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वहीं सरकारों को विभिन्न प्रकार की शक्तियां दी गई हैं।
जिनके माध्यम से वो एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करके राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए कानून बनाता है। उन कानूनों के आधार पर ही राज्य का शासन संचालन किया जाता है। परंतु संप्रभु कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो उन संविधान के नियमों का उल्लंघन करता हो। जैसे सरकारें कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का, मौलिक स्वतंत्रता का हनन होता हो। इसी आधार पर संप्रभुता को सीमित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेशन बाई इंटरनेशनल लॉ, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा प्रतिबंध। छात्रों, वर्तमान वैज्ञानिक युग में कोई भी राज्य स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। उसे एक दूसरे राष्ट्रों के साथ सहयोग के साथ साथ संबंध बनाने होते हैं। विभिन्न राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अनेक संधियां और समझौते भी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन भी बहुत सीमा तक प्रत्येक राज्य को करना होता है। इसी कारण कुछ लेखकों का यह विचार था कि राज्य की संप्रभुता परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, वर्तमान नियमों, संधियों, समझौतों के आधार पर सीमित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लिमिटेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अदर एसोसिएशंस, अर्थात दूसरी जो संस्थाएं हैं उनके अधिकारों के आधार पर भी राज्य की संप्रभुता को सीमित किया जाता है। जैसे धार्मिक संस्थान होते हैं, उनके अपने अधिकार और नियम होते हैं। वहाँ पर राज्य की संप्रभुता सीमित हो जाती है, अर्थात राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे उनके अधिकारों का हनन होता हो। तो दोस्तों, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सीमित संप्रभुता एक ऐसी संप्रभुता है जिस पर समाज में, राज्य में विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध पाए जाते हैं। न केवल राज्य के अंतर्गत बल्कि बाहर भी राज्य के प्रतिबंध पाए जाते हैं। इसके बाद हम इसकी आलोचनाओं की चर्चा करेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी ऑफ लिमिटेशन सॉवरेनिटी। छात्रों, ये जो प्रतिबंध मैंने अभी बताए हैं, ये उसके विशेषताओं में या अर्थ में हम लिख सकते हैं, परंतु वास्तव में ये प्रतिबंध कितने प्रभावी हैं और कितने गैर कानूनी हैं, उनका अध्ययन हम इसकी आलोचनाओं में करेंगे। तो पहली आलोचना है कि दीज लिमिटेशंस आर नॉट लीगल बट प्रैक्टिकल, अर्थात ये जो प्रतिबंध हैं वो कानूनी नहीं हैं, वो वैधानिक नहीं हैं बल्कि व्यावहारिक हैं। जैसे राज्य के ऊपर कोई भी धार्मिक प्रतिबंध लगा तो वह एक व्यावहारिक प्रतिबंध होता है। ऐसा किसी भी कानून में लिखा नहीं होता कि राज्य पर किस प्रकार का प्रतिबंध है, क्योंकि यदि कोई संप्रभु प्राकृतिक नियमों, रीति रिवाजों और परंपराओं की परवाह ना करते हुए कानून का निर्माण कर दे तो ऐसा कानून पूर्ण रूप से लागू होगा और न्यायालय भी उसे मान्यता देने से इनकार नहीं करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी ये जो प्रतिबंध होते हैं, चाहे नेचुरल लॉ का हो, चाहे डिवाइन लॉज का हो, चाहे धार्मिक परंपराओं का हो, ये सब व्यावहारिक होते हैं। किसी भी संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ डिपेंड ऑन द विल ऑफ स्टेट, अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों का बंधन होता है वह कोई बाह्य बंधन नहीं है, बल्कि राज्य इनको अपनी इच्छा से स्वीकार करता है।
अर्थात प्रत्येक राज्य को अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। उसकी अगर इच्छा है पालन करने की तो वो पालन करेगा, अगर इच्छा नहीं है तो वो पालन नहीं भी करेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सैद्धांतिक पक्ष से राज्य की प्रभुसत्ता सीमित नहीं हो सकती, परंतु व्यावहारिक रूप में उस पर अनेक प्रतिबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन मॉडर्न टाइम्स सॉवरेंटी ऑफ द स्टेट इज हैग्ड बाय द मैनी प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। अर्थात आधुनिक युग में राज्य की प्रभुसत्ता अनेक व्यावहारिक बंधनों के अधीन होती है। आधुनिक युग में राज्य की प्रभुसत्ता पर व्यावहारिक बंधन इतने बढ़ गए हैं कि सैद्धांतिक पक्ष से भी प्रभुसत्ता का असीमित होना बिल्कुल निर्मूल हो गया है। वर्तमान समय में ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध राज्य पर पाए जाते हैं जिनके आधार पर उसकी प्रभुसत्ता सीमित की जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के थ्योरीज के अनुसार वैधानिक रूप से प्रभुसत्ता सीमित नहीं हो सकती, परंतु हम निसंदेह यह कह सकते हैं कि व्यावहारिक रूप में राज्य की प्रभुसत्ता पर अनेक प्रतिबंध मौजूद हैं। आधुनिक युग में बाह्य दृष्टि से कोई भी राज्य प्रभुसत्ता संपन्न नहीं हो सकता, परंतु वर्तमान युग में प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संधियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों में अपनी नीतियों का स्वयं निर्माण करता है और वह इस मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसके बाद हम ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड के एक विधिवेत्ता जूरिस्ट थे। 1832 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, अर्थात संप्रभुता, जूरिस्डिक्शन पर एक व्याख्यान। इसके अंतर्गत वो संप्रभुता की व्याख्या करते हैं। इसकी व्याख्या में उनके विचारों पर वेंथम और हॉब्स का काफ़ी अधिक प्रभाव था। जिस तरह से वेंथम ने लॉ और मोरालिटी को अलग अलग करके बताया कि कानून सर्वोच्च होता है और नैतिकता उसके अधीन होती है, और हॉब्स ने निरपेक्ष सॉवरेन अर्थात निरंकुश संप्रभु की व्याख्या अपनी पुस्तक लेवियाथन में की थी। इन्हीं आधारों पर ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता संबंधी विचार दिए। ऑस्टिन के अनुसार वो सबसे पहले सॉवरेन की व्याख्या करते हैं, दैट इज हु इज द सॉवरेन, यानी कि संप्रभु कौन है। इसकी व्याख्या करते हुए ऑस्टिन ने कहा, यदि एक निश्चित सर्वोच्च व्यक्ति जो अपने जैसे किसी अन्य सर्वोच्च व्यक्ति की आज्ञा का पालन ना करता हो और जिसकी आज्ञा का पालन समाज का एक बड़ा भाग स्वेच्छा से करता हो, तब वह संप्रभु कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि राज्य के अंतर्गत कोई भी एक ऐसा व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह या फिर सरकार जो पूरी तरह से कानून बनाने के मामले में स्वतंत्र हो और उसके कानूनों का सभी जनता या जनता का एक बहुत बड़ा भाग स्वेच्छा से पालन करता हो, तब वह संप्रभु कहलाएगा। इसके बाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताएं। तो
इनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हुए हम पाते हैं कि संप्रभु एक ऐसा व्यक्ति होता है या एक ऐसा समूह या राज्य होता है जिसके अंतर्गत वह कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति अपने पास रखता हो। संप्रभु की परिभाषा के अनुसार हम इनकी विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता पाते हैं कि सॉवरेंटी इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट, अर्थात संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व है। ऑस्टिन के संप्रभु सिद्धांत से हम पाते हैं कि संप्रभुता के बिना राजनीतिक समाज को या फिर किसी राज्य को स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता, अर्थात राज्य में एक प्रभु सत्ताधारी व्यक्ति या संस्था का होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, द सॉवरेन इन द स्टेट मस्ट बी ए डिटर्मिनेट पर्सन, अर्थात राज्य में प्रभु का संप्रभु का होना आवश्यक है। ऑस्टिन ने बताया था कि राज्य में प्रभु का संप्रभु का होना एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। यदि कोई संप्रभु एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो तो कानूनों का स्रोत उस व्यक्ति या समूह को ही माना जा सकता है। ऑस्टिन ने कहा था कि प्रभु सत्ता जनमत, प्राकृतिक कानून और सामान्य इच्छा जैसे अस्पष्ट और अनिश्चित वस्तुओं में नहीं हो सकती। इसी की व्याख्या करते हुए प्रोफेसर गार्नर ने लिखा है कि सर्वोच्च शक्ति सामान्य इच्छा जैसी अस्पष्ट और अनिश्चित वस्तुओं में विद्यमान नहीं हो सकती। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द पावर ऑफ सॉवरेन इज एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड, अर्थात संप्रभुता की शक्ति असीमित और निरंकुश होती है। इससे आशय है कि उसकी शक्ति पर कोई भी कानूनी प्रतिबंध नहीं होता। आंतरिक तथा बाह्य दृष्टि से उसकी शक्ति असीमित होती है और कोई भी व्यक्ति या संस्था उसके ऊपर नहीं हो सकती, अर्थात संप्रभु द्वारा दिया गया आदेश ही कानून माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लॉज इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, अर्थात संप्रभु का आदेश ही कानून होता है। जैसा कि मैंने अभी पिछले वाले पॉइंट्स में बताया था कि संप्रभु का आदेश ही कानून होता है, अर्थात वह जो भी आदेश देता है वही कानून बन जाते हैं और उनके बिना राज्य में कानून बनाने का और आदेश देने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। कानून चाहे एक व्यक्ति के लिए हो या पूरे राज्य के लिए या कुछ लोगों के लिए हो, वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संप्रभु द्वारा ही बनाया जाता है और उसी के द्वारा ही लागू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉवरेंटी इज इंडिविजिबल, अर्थात प्रभु सत्ता अविभाज्य है। ऑस्टिन ने इस बात पर भी जोर दिया था कि प्रभु सत्ता एक संपूर्ण इकाई है, इसे कुछ व्यक्तियों में विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात जिस तरह से शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति या संस्था में निहित होती हैं उसी प्रकार संप्रभुता उसी व्यक्ति या संस्था में निहित होती है। इसे कुछ व्यक्तियों में बांटा नहीं जा सकता। संप्रभुता एक राज्य के पास ही हो सकती है और उसके पास अपने आदेशों का पालन करवाने की असीमित शक्ति होती है। प्रभु सत्ता को विभाजित करना उसे नष्ट करने के समान होता है।
तो छात्रों, ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत का विश्लेषण करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक राज्य में सर्वोच्च शक्ति होती है और वह किसी व्यक्तियों की संस्था या राज्य के पास होती है। इसी सर्वोच्च शक्ति को संप्रभुता कहते हैं और यह निश्चित व्यक्ति और किसी संस्था के पास होती है। यह निश्चित शक्ति निरंकुश, असीमित और अविभाज्य एवं स्थायी होती है। ऐसी शक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता और निश्चित संप्रभु का आदेश ही कानून होता है, जिसका पालन एक बहुत बड़ा समाज स्वाभाविक रूप से ही करता है। अब इसकी आलोचनाएं देखेंगे इस थ्योरी की। राजनीति विज्ञान में कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जो 100% सत्य हो। कहीं ना कहीं उसकी आलोचना की जाती है। इसी तरह से ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचनाएं भी विभिन्न तरह से आने वाले विचारकों ने की हैं, जिसमें सबसे पहली आलोचना है सॉवरेंटी इज नॉट ऑलवेज डिटर्मिनेंट। अर्थात प्रभुसत्ताधारी जो होते हैं, सॉवरेन जो होता है, वह सदा स्थायी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं लोकतांत्रिक देशों में संप्रभु जो व्यक्ति होता है वो कुछ समय बाद बदलते रहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि राजतंत्र हो तब प्रभुसत्ता एक निश्चित व्यक्ति और राजा के पास हो सकती थी, परंतु वर्तमान में जैसा कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है उसमें ऐसा होना असंभव है। लोकतंत्रीय राज्यों में जनता की इच्छा ही सर्वोच्च कानून होती है। यदि कोई संप्रभु जनता की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता तो उसे हटाकर संप्रभुता किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को सौंप दी जाती है। इसके अतिरिक्त संघात्मक शासन प्रणाली में भी शक्तियों का बंटवारा अलग अलग केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाता है। इस आधार पर भी संप्रभुता सदा ही किसी एक संस्था के पास निश्चित नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्टिन कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ इज नॉट करेक्ट। अर्थात कानूनी संबंधी जो धारणा है वो सही नहीं है। क्यों? ऑस्टिन कहते हैं कि कानून सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा दिया गया आदेश होता है, परंतु यह परिभाषा अपने आप में सही नहीं है और पूर्ण भी नहीं है, क्योंकि कई बार कानून बहुत समय से चली आ रही सामाजिक परंपराओं, लोगों के रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं। इसमें किसी सर्वोच्च व्यक्ति का कोई इंटरफेयर नहीं होता। वर्तमान डेमोक्रेसी के युग में भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अधिकतर कानून प्रचलित रीति रिवाज और परंपराओं पर ही आधारित होते हैं। इस संबंध में मैकाइवर ने कहा है कि राज्य के पास ना तो रीति रिवाजों को बनाने और ना ही नष्ट करने की शक्ति है, चाहे रीति रिवाजों को जन्म देने वाली अवस्थाओं में परिवर्तन करके यह प्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स इज नॉट द बेस ऑफ लॉ। अर्थात कानून का आधार शक्ति नहीं है। ऑस्टिन ने कहा था कि कानून शक्ति पर आधारित होता है और लोग कानून का पालन इसलिए करते हैं कि उसका पालन ना करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा, परंतु हमेशा ही ऐसा नहीं होता। अधिकतर लोग कानून का पालन इसलिए करते हैं कि कानून उनकी सामूहिक इच्छा का प्रतीक होता है। उसका पालन उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। लास्की ने कहा भी है कि कानून के आदेश का अभिप्राय अस्थायी और अप्रत्यक्ष है, बिना किसी बहुत अधिक अप्रत्यक्ष रूप में
इसमें दंड देने का विचार विशेषतः अनुपस्थित है। इसके अतिरिक्त शांतिपूर्ण सामाजिक जीवन के लिए कानूनों का होना बहुत आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि कानून हमारे सामाजिक जीवन की उपज हैं। कानून का पालन हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो समाज के हित में है और उसके बिना सामाजिक ढांचे को स्थिर रखना असंभव है। वास्तव में कानून का आधार शक्ति नहीं बल्कि लोगों की क्या है, सामूहिक इच्छा। नेक्स्ट आलोचना है इसकी, सॉवरेन्स पावर कैन नॉट बी एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड। जैसा कि हम सीमित संप्रभुता में पढ़ चुके हैं कि संप्रभु पर ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून, संविधान के कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अधिकारों के द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। वही कारक यहाँ पर भी संप्रभु पर लागू होते हैं और संप्रभु एक दूसरे में विभाजित भी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉवरेंटी इज नॉट इंडिविजिबल, अर्थात प्रभु सत्ता अविभाज्य नहीं है, उसको विभाजित किया जा सकता है। जैसे कुछ संघवादी विचारक जो संघात्मक शासन प्रणाली में विश्वास रखते हैं, वो कहते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली में प्रभु सत्ता अविभाज्य नहीं है, अर्थात शक्तियाँ केंद्र और राज्य के बीच में ही विभाजित रहती हैं। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संप्रभुता विभाजित है। जैसे हमारी अनुसूचियां हैं 11 और 12, उनमें कुछ पंचायती राज, कुछ नगर निगम को दी गई हैं। कुछ हमारी अनुसूची 7 है, उसमें शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। कुछ शक्तियां केंद्र के पास संघ सूची में रखी गई हैं, कुछ शक्तियां राज्य के पास स्टेट लिस्ट में रखी गई हैं, कुछ शक्तियां समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट में रखी गई हैं। इसी तरह से संप्रभुता का बंटवारा शक्तियों के आधार पर किया जा सकता है, अर्थात यह विभाजित हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस थ्योरी इज रिपुडिएटेड बाई प्लूरलिस्ट, अर्थात बहुलवादियों द्वारा इस संप्रभुता का, इस संगठन सिद्धांत का खंडन किया जाता है। बहुलवादियों ने इस सिद्धांत की बहुत आलोचना की है। बहुलवादियों में हम लास्की है, मैकाइवर है, बार्कर है, उसके बाद ह्यूगो है, ड्यूविट है, ऐसे करके बहुत सारे विचारक आते हैं जो कहते हैं कि संप्रभुता असीमित नहीं है और अविभाज्य भी नहीं है। उनके अनुसार संप्रभुता राज्य में अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संस्थाओं में बटी हुई होती है। उनका मानना है कि राज्य भी इन्हीं संगठनों में से एक संगठन है, अर्थात अकेले राज्य को ही सर्वोच्च शक्ति प्रदान कर देना उचित नहीं है। लास्की ने कहा है, समाज का संगठन संघात्मक होता है, इसीलिए सत्ता भी कैसी होनी चाहिए, संघात्मक। कुछ बहुलवादी विचारक ये कहते हैं कि संप्रभुता की धारणा वर्तमान संघात्मक सरकारों में, बहुलवादी सरकारों में निष्फल हो गई है। अतः इस प्रकार की धारणा को राजनीति विज्ञान से, राजनीतिक सिद्धांतों से निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दिस थ्योरी इज नॉट कंप्लीटेड, अर्थात ऑस्टिन का जो संप्रभुता का सिद्धांत है वो केवल और केवल वैधानिक संप्रभुता की व्याख्या करता है। पॉलिटिकल सॉवरेंटी, प्लूरल सॉवरेंटी, पॉपुलर सॉवरेंटी, इस प्रकार की संप्रभुताओं की कोई चर्चा नहीं करता है। इसी तरह से यह सिद्धांत एक अधूरा सिद्धांत माना जाता है। और एक लास्ट आलोचना है, दिस थ्योरी इज डेंजरस, यानी कि यह सिद्धांत भयानक भी है। क्यों है भयानक? क्योंकि ऑस्टिन का जो संप्रभुता सिद्धांत है वो निरंकुशतावाद को जन्म देता है और शासकों को निरंकुश और असीमित शक्तियां प्रदान करने से मानवता का विकास रुक जाएगा। शासक निरंकुश शक्तियों और असीमित शक्तियों के नशे में
मानवता को युद्ध की आग में ढकेलने से संकोच नहीं करेंगे। जैसे हिटलर और मुसोलिनी की जो नीतियां थीं वो निरंकुशतावादी नीतियां थीं, जिन्होंने एक अनचाहे युद्ध को जन्म दिया था। वर्तमान युग में बदलते समय के साथ साथ हमें आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण को अपनाने पर बल देने के साथ साथ समाजवाद को बढ़ावा देना चाहिए। वर्तमान युग में मानवता के हित की मांग करने के साथ साथ सरकार के विभिन्न विभिन्न अंगों की शक्तियां सीमित होनी चाहिए। लास्की ने कहा भी है कि बाह्य पक्ष से एक निरंकुश और स्वतंत्र संप्रभुताधारी का विचार जो अपने सदस्यों से पूर्ण निष्ठा की मांग करता है, उस निष्ठा को शक्ति द्वारा लागू करता है, मानवता के हितों से सामंजस्य नहीं रखता। वर्तमान समय में राज्यों के कल्याणकारी स्वरूप को बढ़ावा देने के लिए संप्रभुता को सीमित रखना चाहिए। इसी तरह से ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना की जाती है। इसके बाद हम ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का महत्व पढ़ेंगे कि यह क्यों जरूरी है। यद्यपि बहुत सारी आलोचनाएं हुई, बहुत सारी विशेषताएं हमने पढ़ी, लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि ऑस्टिन का वैधानिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत एक स्पष्ट, उचित और तर्कपूर्ण परिभाषा है। चूंकि यह केवल एक वैधानिक संप्रभुता की चर्चा करता है, इसीलिए इसमें थोड़ी कमियां अवश्य हैं। ऑस्टिन एक कानूनविद थे, इसीलिए उन्होंने कानून की स्थापना पर, उसके संप्रभुता पर बल दिया था। प्रत्येक राज्य में एक सर्वोच्च वैधानिक शक्ति अवश्य होती है, जिसे कानून का निर्माण करने का पूरा अधिकार होता है, जिसके बनाए हुए कानूनों को न्यायालय मान्यता देते हैं। वर्तमान युग में चाहे राजनीतिक संप्रभुता हो या जनसंप्रभुता हो, परंतु न्यायालय इन संप्रभुताओं को स्वीकार नहीं करते। वे केवल वैधानिक प्रभुसत्ता को ही मान्यता देते हैं। इस दृष्टि से ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत तर्कपूर्ण और अस्पष्ट है। ऑस्टिन के सिद्धांत का महत्व अत्यधिक तर्कशील है, जिसकी व्याख्या हम कुछ बिंदुओं के आधार पर यहां कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि व्यूज ऑफ फेडरलिस्ट एंड प्लूरलिस्ट आर नॉट करेक्ट, अर्थात संघवादियों और बहुलवादियों के विचार सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? चाहे संघवादियों को देखें, संघवादी कहते हैं कि राज्यों की जो शक्तियां होती हैं वो किसी एक व्यक्ति में या एक संस्था में निहित नहीं होती, वह राज्यों में, केंद्र में विभाजित होते हैं। लेकिन जैसा कि हम भारतीय संविधान का अध्ययन करने पर पाते हैं कि भारतीय संविधान में चाहे भले ही शक्तियों का बंटवारा हो, परंतु अंतिम शक्ति किसी एक संस्था के पास ही होती है। और दूसरी ओर बहुलवादी कहते हैं कि संप्रभुता होती है वो विभिन्न समुदायों में विभाजित होती है, परंतु उन समुदायों को व्यवस्थित करने के लिए, उन समुदायों की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए, उन समुदायों में किसी भी प्रकार का कोई टकराव ना हो, कोई अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए एक निश्चित व्यक्ति या संस्था को संप्रभुता सौंपना अनिवार्य होता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी राज्य में किसी एक संस्था या राज्य को एक संप्रभु शक्ति देना उचित ही होता है, ताकि वह व्यवस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सॉवरेंटी इज एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड। जैसा कि हमने संप्रभुता के ऑस्टिन के सिद्धांत में पढ़ा था कि यह केवल लीगल सॉवरेंटी की व्याख्या करता है और लीगल सॉवरेंटी के दृष्टिकोण से यह निरंकुश और असीमित भी होती है। हम इस बात को अवश्य स्वीकार करेंगे
कि व्यावहारिक पक्ष से राज्य की प्रभुसत्ता पर कई प्रतिबंध हो सकते हैं, जैसे नैतिक प्रतिबंध है, धार्मिक प्रतिबंध है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बंधन हैं। परंतु हमने ये बात भी पढ़ी है, ये बात भी हमने बताई थी कि ये सब प्रतिबंध कैसे हैं, व्यावहारिक हैं, कोई लीगल नहीं है। लीगल रूप से राज्य की प्रभुसत्ता निरंकुश और असीमित ही होती है, क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध कोई वैधानिक नहीं हो सकता। यदि सर्वोच्च शक्ति पर वैधानिक बंधन है तो उसे संप्रभुता कहते ही नहीं है। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, क्यूरेसिव पावर बिहाइंड द लॉज इज एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस इन एग्जीक्यूशन एविडेंस फ्रॉम पीपल। अर्थात लोगों द्वारा कानूनों का पालन करवाने के लिए दंड की शक्ति का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। यह सत्य है, जैसा कि हम जानते हैं कि कानूनों का आधार केवल शक्ति नहीं होता। कानून लोगों की सामान्य इच्छा का परिणाम होते हैं, यह बात बिल्कुल ठीक है, और लोगों की परंपराओं और रीति रिवाजों के आधार पर ही राज्य को कानून बनाने चाहिए। परंतु यदि बनाए गए कानूनों का पालन करवाने में कोई अड़चन है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन कानूनों के पीछे अगर शक्ति ना हो तो जनता उनका स्वाभाविक रूप से पालन नहीं करेगी। कानूनों का पालन दंड के भय से नहीं, उनकी उपयोगिता के कारण होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि सभी कानूनों का पालन उपयोगिता के कारण नहीं होता, अपितु बहुधा कानूनों का पालन लोग दंड के भय से भी करते हैं। जैसे कोई चोरी का अपराध है, कोई लूटपाट का अपराध है, तो ऐसा ना हो इसके लिए दंड का प्रावधान अति आवश्यक है। जैसे हम रेड लाइट पर रुकते हैं तो इसलिए नहीं रुकते कि उसकी उपयोगिता है, वो है, हो सकती है उसकी उपयोगिता, लेकिन ये बात भी सत्य है कि हम इसलिए भी रुकते हैं कि यदि हमने रेड लाइट क्रॉस की तो हमें दंड के रूप में जुर्माना भरना पड़ेगा। हम ट्रैफिक रूल्स के नियम का पालन इसलिए करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो हमें बहुत बड़ा भारी जुर्माना, चाहे वो जन की हानि हो चाहे वो धन की हानि हो, इस रूप में हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑस्टिन का जो संप्रभुता सिद्धांत है वो केवल और केवल वैधानिक संप्रभु की व्याख्या करता है और वह उचित एवं तर्कपूर्ण भी है। इसके बाद एक अलग से टॉपिक है जो हम प्रकारों में पढ़ते आ रहे हैं, पॉपुलर सॉवरेंटी अर्थात जन संप्रभुता या लोक संप्रभुता का सिद्धांत। इससे पहले वाली क्लास में जब हमने संप्रभुता के प्रकार पढ़े थे तो उनमें सबसे पहले नॉमिनल और रियल सॉवरेंटी की चर्चा की, उसके बाद हमने लीगल सॉवरेंटी की चर्चा की, उसके बाद हमने पॉपुलर सॉवरेंटी की चर्चा पहले वाले वीडियो में, पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। और उसके बाद एक लिमिटेड सॉवरेंटी का सिद्धांत है जो लीगल सॉवरेंटी से ही मिलता जुलता है, जो पॉलिटिकल सॉवरेंटी से मिलता जुलता है। इसी कारण हमने उसको पहले अध्ययन के लिए उचित समझा। और चूंकि वैधानिक संप्रभुता हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए ऑस्टिन का ये वैधानिक संप्रभुता का सिद्धांत पढ़ना भी अनिवार्य था। अब इसी श्रृंखला में हम संप्रभुता के प्रकारों में अगले प्रकार का अध्ययन करेंगे, जिसको लोक प्रभुसत्ता या जन प्रभुसत्ता के नाम से भी जानते हैं। लोक प्रभुसत्ता वर्तमान के जो लोकतंत्र है, वर्तमान की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उसका एक महत्वपूर्ण आधार है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें शासन करने की अंतिम शक्ति किसी एक व्यक्ति या वर्ग के पास नहीं होती, वरन अपितु सभी लोगों के पास होती है। इसी कारण पॉलिटिकल साइंस के एक विचारक लॉर्ड ब्राइस कहते हैं
कि लोक प्रभुसत्ता ही लोकतंत्र का प्रमुख आधार और प्रतीक है। लोक प्रभुसत्ता का अर्थ हम जाने तो मीनिंग ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी है, इसका मुख्य अर्थ राज्य की प्रभुसत्ता लोगों के पास से है, अर्थात जो प्रभुसत्ता अंतिम शक्ति होती है, जो सर्वोच्च शक्ति होती है, वो किसके पास होती है? जनता के पास। प्रोफेसर गार्नर ने कहा है कि जन संप्रभुता एक ऐसा सिद्धांत है, एक वह सिद्धांत है जो प्रभुसत्ता को अस्पष्ट और अनिश्चित जन समूहों को सौंपता है, जिसे लोग हम कह सकते हैं। प्रोफेसर गिलक्रास्ट ने भी कहा है कि लोक प्रभुसत्ता का अर्थ किसी एक अकेले शासक या कुछ वर्गों की शक्ति के मुकाबले साधारण जनता की शक्ति से है, अर्थात इसका अर्थ वयस्क मताधिकार से है। हम कह सकते हैं कि वर्तमान 19वीं और 20वीं सदी में प्रजातंत्रीय देशों में जो निर्मित संविधान हैं वो प्रभुसत्ता के इसी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अब हम इसकी क्रिटिसिज्म देखेंगे, यानी कि इसकी आलोचना भी होती है। अर्थ से हमें सीधा सीधा समझ जाना चाहिए कि अंतिम शक्ति किसके पास है? जनता के पास। जनता ही राज्य का निर्माण करती है, जनता ही शासक सरकार का निर्माण करती है, जनता ही संविधान का निर्माण करती है, और शासक जो होते हैं वो जनता की शासन के लिए ही काम करते हैं। जो लोकतंत्र का आधार स्तंभ है वो यही लोक संप्रभुता होती है। कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, वो कहते हैं कि एक तो ये अस्पष्ट नहीं है। पहली आलोचना, दिस थ्योरी ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी इज वेरी वैग्यूज, अर्थात अस्पष्ट है। अस्पष्ट कैसे है कि कोई भी जो जनता है वो किसी एक विचार, किसी एक बिंदु, किसी एक कानून, किसी एक नियम पर उसको एक मत नहीं किया जा सकता, अर्थात यह ठीक रूप से निश्चित नहीं किया जा सकता कि संप्रभुता कौन से लोगों के पास है। यदि जन संप्रभुता, जन समूह को जन संप्रभुता मान लें तो यह एकमात्र कल्पना होगी, क्योंकि व्यवहार में ऐसा नहीं हो सकता। समग्र जन समूहों में तो स्त्रियां भी आती हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, अपराधी हैं, पागल भी हैं, दिवालिया हैं। अब पागल और अपराधियों को तो हम संप्रभुता दे नहीं सकते, क्योंकि यदि उनको संप्रभुता दे दी तो वो तो राज्य को ही नष्ट कर देंगे, जो कभी भी संप्रभुता का प्रयोग ये करते भी नहीं है। स्त्रियों के पास संप्रभुता नहीं होती, बच्चों के पास भी नहीं होती। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जन संप्रभुता सभी लोगों के पास तो नहीं होती। फिर कुछ विचारक कहते हैं कि जो निर्वाचक मंडल है वो जन संप्रभु होता है, अर्थात जिसको हमने वयस्क मताधिकार के आधार पर शक्तियाँ सौंपी हैं वह निर्वाचक मंडल होता है। परंतु यह बात भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक राज्य में जो मताधिकार होता है वो बहुत कम लोगों के पास होता है, वो सीमित लोगों के पास होता है, और राज्य की जनसंख्या के बहुत बड़े भाग को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। अतः हम यदि यह माने कि निर्वाचक मंडल के पास लोक संप्रभुता होगी तो शेष सभी जनता को जन संप्रभुता से वंचित कर दिया जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत बड़ा ही अस्पष्ट है। दूसरा है इसका, पॉपुलर सॉवरेंटी इज अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि यह संगठित नहीं है। एक कैसी है? असंगठित प्रणाली है। क्यों? क्योंकि जन संप्रभुता का असंगठित होना, इसके पीछे दंड देने की शक्ति भी नहीं है। वो सबसे ज़्यादा कारण है, कारगर इसमें बिंदु है कि किसी भी कानून पर हम सभी व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते। वास्तव में लोकप्रिय प्रभुसत्ता ना तो अपने आदेशों का पालन करवा सकती है और ना ही उल्लंघन करने वाले दोषियों को किसी भी प्रकार का दंड दे सकती है। अर्थात जो जन संप्रभुता होती है उसका कोई वैधानिक आधार नहीं होता, कोई कानूनी आधार नहीं होता। इसी संबंध में गैटले ने कहा भी था कि जन संप्रभुता शाब्दिक दृष्टि से एक आत्मविरोधी विचार है। जैसे हम इसको एक साधारण एग्जाम्पल से समझें तो
जैसे हमने कोई कानून बनाया, राज्य में सरकारों ने किसी का एक समूह ने, जिसको हम जन संप्रभुता कहेंगे कि भाई इसके पास जन संप्रभु है, उसको हमने एक कानून बनाने के लिए सौंपा कि भाई आप इस विषय पर, शिक्षा पर कानून बनाइए। तो शिक्षा पर जो कानून बनाएगा जो समूह, तो कुछ लोग उसका विरोध करेंगे, कुछ लोग उसका पक्ष लेंगे। तो इस तरह से यह एक असंगठित प्रणाली होगी। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट टॉपिक है इसका, इंपॉर्टेंस ऑफ द थ्योरी ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। देखिए, वर्तमान समय में चाहे यह सिद्धांत अस्पष्ट है, चाहे अनिश्चित है, चाहे भ्रमपूर्ण है, चाहे ये एक संगठित नहीं है, परंतु फिर भी हम जन संप्रभुता से मुंह नहीं मोड़ सकते। व्यवहार में यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी शासक अधिक समय तक इस सिद्धांत के अनुसार लोगों की इच्छा के विरुद्ध शासन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यदि वो ऐसा करेगा तो वो क्रांति को निमंत्रण देगा। विभिन्न सरकारों को हमने देखा है, विभिन्न राज्य की व्यवस्थाओं को हमने देखा है कि जब जब शासकों ने लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध शासन करने की कोशिश की है, तो वहाँ पर क्रांतियाँ हुई हैं और उन क्रांतियों के कारण व्यवस्थाओं का परिवर्तन भी हुआ है। इसीलिए सरकार अपने हित के लिए नहीं, अपितु लोगों के हित के लिए कार्य करती है। यदि कोई शासक ऐसी इच्छाओं को कुचलने की कोशिश करेगा तो वह देर तक शासन नहीं करेगा। अतः हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि जन संप्रभुता एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, परंतु जिसे आंखों से ओझल करना किसी भी एक वैधानिक संप्रभु के लिए संभव नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राज्य जन संप्रभुता, जनता की इच्छाओं, जनता की भावनाओं का कोई उल्लंघन नहीं कर सकती। इस प्रकार हमने इस सिद्धांत के अंतर्गत संप्रभुता के उस रूप की व्याख्या की है जो एक अदृश्य है, परंतु राज्य के लिए, शासक के लिए, सरकारों के लिए, वैधानिक संप्रभु के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो छात्रों, आज की क्लास में हमने संप्रभुता के उस रूप की व्याख्या की है जो सीमित है, सीमित संप्रभुता की बात की है। उसके बाद हमने ऑस्टिन के सिद्धांत को पढ़ा है, उसकी विशेषताएं पढ़ी हैं, उसके बाद हमने उसकी आलोचनाएं पढ़ी हैं, उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्टिन सॉवरेनिटी पढ़ी है, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पॉपुलर सॉवरेनिटी का अध्ययन करने की, उसको समझाने की कोशिश की है। आज की क्लास यहीं तक है। धन्यवाद।